Hello everybody, this is Dr. Naveen Kumar Yadav and today I am going to discuss about the topic fertilization and implantation. If you don't know about this topic, don't worry, because at the end of this lecture you will be understanding all the things from the very basic, because in this lecture I am going to discuss about the very basic. Okay, so आप टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज का टेंशन मत लीजिए, इतना बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि आप अगर लेक्चर को स्किप नहीं करके अगर आप देखेंगे ना तो हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इससे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले तो हम देखेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ यूट्रस। ठीक है, आफ्टर दैट एनाटॉमी ऑफ ओवम एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, आफ्टर दैट about fallopian tube and cells present in it. Okay, after that anatomy of sperm. ठीक है, after that ovum ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, सेम स्पर्म का भी प्रोसेस। ठीक है, चेंजेस इन स्पर्म before fertilization, like capacitation reaction। ठीक है, ऐसे एक्रोसोमल रिएक्शन। जोना पेलोसिडा कैसे बाइंडिंग होता है, जोना पेलोसिडा बाइंडिंग। आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आफ्टर दैट एक्टिवेशन ऑफ द एग, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन। ये लायोनाइजेशन क्या होता है, लायोनाइजेशन एंड बार बॉडी, अबाउट सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, उसके बाद वीकली डेवलपमेंट, and after that about chromosome 6, gonadal 6, phenotypic 6, and some important about
टॉपिक्स ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो ये कुछ टॉपिक हैं जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी पढ़े थे और आज हम एक बार फिर से रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो आउटर लेयर ऑफ यूट्रस है ये है पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये बेसिक एनाटॉमी है, ये आपको पता है, बट फिर भी एक हम रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। जो इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये हो गई आपकी सर्विक्स, ठीक है। ये हो गया वेजाइना, ये हो गई आपकी ओवेरी, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। सर तो आज हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा बेसिक से पढ़ना है। अगर आप ये लेक्चर कभी भी नहीं पढ़ें तो भी आपको डिस्टर्ब ना हो, कोई किस्म का दिक्कत ना हो, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आज हमको वेजाइना, सर्विक्स, ओवेरी और फैलोपियन ट्यूब को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम अगर एनाटॉमी की बात करें तो हमने बेसिक एनाटॉमी यूट्रस का देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एनाटॉमी किसका? ओवेरी का। तो ओवेरी का ये हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीमोडियल फोलिकल, प्रीमोडियल फोलिकल, और ये हो गई आपकी ठीक है। और दिस वन इज सेकेंडरी फोलिकल, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका ओसाइट, ठीक है। और ये हो गई आपकी मेड्यूला ऑफ ओवेरी, और आफ्टर दैट ये है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ये हो गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये हो गया आपका मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। और ये हो गई आपकी कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस, जो कि डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब एनाटॉमी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में पहले तो आपको ये भी बता दें कि फेलोपियन ट्यूब को एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूटेराइन ट्यूब। सो फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब, ओके। अब अगर हम फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में मेनली जो है वो कितने होते हैं? 4 पोर्शन होता है, ठीक है। 4 पोर्शन होता है। नंबर 1 जो यूट्रस के साइड से स्टार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज इस्थमस, second one is ampulla. Ampulla is very important in this topic because fertilization is, all the fertilization process happen in the ampulla, that's why, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट, ये जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, this one is called infundibulum, and this finger like structure is called fimbria, okay। finger like structure, this all structure is known as fimbria, okay, ठीक है। चलो ये आपको पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, एक बार रिवाइज कर लेंगे और आपको ये ऑलरेडी पता होगा, आई गेस। चलिए अब इसमें जो आपको नहीं पता हो सकता है, ये क्या हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में ना सेल कितने टाइप का होता है और ये हमारे लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फेलोपियन ट्यूब में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। वहां पे 3 डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है जो मेजरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमको इस लेक्चर में 2 टाइप का सेल है जो काम आने वाली है, ठीक है। तो पहले तो है सिलिएटेड कोल्यूमनार सेल, सिलिएटेड कोल्यूमनार सेल। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर सिलिएटेड कोल्यूमनार सेल? बिकॉज सिलिएटेड कोल्यूमनार सेल क्या करती हैं, ये जाइगोट को पुश करती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? पुश जाइगोट
post zygote to uterine cavity by पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस, यानी कि ये क्या करते हैं, सिलिएटेड कोलिमिनार सेल्स जो है ये क्या करते हैं फेलोपियन ट्यूब को ना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके। पेरिस्टेलिसिस का मतलब कुछ भी नहीं है, ये पेरिस्टेलिसिस का मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्रेटरी सेल। नेक्स्ट क्या है, सेक्रेटरी सेल्स। अब ये सेक्रेटरी सेल क्या करती है, ये सेक्रेटरी सेल जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, जाइगोट को, न्यूट्रिशन टू अर्ली जाइगोट, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड थर्ड सेल वी हैव इज पेग सेल्स, ये आपको आई गेस पता भी होगा, पेग सेल्स, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन अभी तो कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसका फंक्शन अभी हम अननोन लिखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमको इस टॉपिक में ये दो सेल जो है ना, सिलिएटेड कोलिमिनार सेल एंड सेक्रेटरी सेल्स, ये दो सेल हमको काम लगने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिलिएटेड सेल क्या करती है, जाइगोट को पुश करती है कहाँ, यूट्राइन कैविटी की तरफ जाने में पेरिस्टेलियासिस प्रोसेस के जरिए, और सेक्रेटरी सेल क्या करती है, वो जाइगोट को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब आपको सारा कुछ पता है, इतना तो पता चल गया है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो है ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ ओवम, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ ओवम, ये ओवम सर कहीं तो देखा हुआ है, हमने ये ओवम को कहीं देखा है जी, बिल्कुल आपने देखा है, कहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के समय पे आप देखें। ओव्यूलेशन होने के बाद ना, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, ये जो ओवम है ना, ये जो ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन कहाँ आ जाती है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं इसका बेसिक एनाटॉमी, जो आपको पता चलेगा फ्यूचर में, अभी कुछ देर बाद, ठीक है, ये लेक्चर में। ये जो आउटर लेयर है ये है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का लेयर देख रहे हैं ये है जोना पेलोसिडा, और ये हो गया आपका ओवम, ठीक है। और अगर और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ना, तो हमको यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिखाई देना, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ओवम में न्यूक्लियस भी होती है, ठीक है। ये आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा हो गया, ये जोना पेलोसिडा हो गया, जो ओवम को प्रोटेक्ट करती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये है कोर्टिकल, ये जो आप साइड में ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। अब ये क्या क्या काम करते हैं अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ओवम, हमारे पास कितने टाइप्स का ओवम है, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ओवम, ठीक है। नंबर 1 इज कॉल्ड प्राइमरी ओवम, ठीक है, प्राइमरी ओवम। नंबर 2 वी हैव इज सेकेंडरी ओवम, एंड नंबर 3 वी हैव इज डेफिनेटिव ओवम, ठीक है, डेफिनेटिव ओवम, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या है प्राइमरी ओवम, सेकेंडरी ओवम और डेफिनेटिव ओवम। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी ओवम का मतलब ये है इमैच्योर एग, इमैच्योर फॉलिकल और इमैच्योर एग, जो बनता है कब, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि जब कोई भी फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में होती है, उसी कंडीशन में क्या होता है कि फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही है इमैच्योर एग, ठीक है। और ये कब फॉर्मेशन होता है, फीटल डेवलपमेंट एज में, फीटल डेवलपमेंट एज में, एट मदर यूट्रस, ठीक है। जब फीटल का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, उसी कंडीशन में फीटल की डेवलपमेंट की एज में बनने लगता है, बट कहाँ, फीटल के ओवेरी में, ओके, कहाँ पे, फीटल के ओवेरी में, ठीक है। और ये फॉलिकल क्या होता है आपको पता है, प्रोफेज 1 में जाकर स्टॉप हो जाता है, प्रोफेज 1 में जाके ये स्टॉप हो जाता है। कब तक के लिए स्टॉप हो जाते हैं, जब तक ये
फीटस जो है वो प्यूबर्टी एज में ना आ जाए, तब तक के लिए ये प्रोफेज 1 में जाकर क्या हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स स्टॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्राइमरी ओवम का मतलब जो फॉलिकल या जो फॉलिकल क्या होता है कि मदर्स के यूट्रस में ही बनना शुरू होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी ओवम क्या है, सेकेंडरी ओवम का मतलब ओवम which will get ovulate। ठीक है, जो ओवम ओव्यूलेशन होता है ना, मतलब ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम निकलती है ना, उस ओवम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओवम बोलते हैं। तो अगर हम यहां पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आफ्टर ओव्यूलेशन व्हिच टाइप ऑफ ओवम इज कमिंग आउट, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी ओवम। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी ओवम। ठीक है, तो डेफिनेटिव ओवम क्या होता है गाइस, तो डेफिनेटिव ओवम का मतलब होता है, डेफिनेटिव ओवम का मतलब होता है कि सेकेंडरी ओवम में आकर क्या होगा, जब स्पर्म और सेकेंडरी ओवम मीट होगा, यानी कि जब सेकेंडरी ओवम में आकर ना स्पर्म क्या करेगा, टच करेगा, when sperm will touch to the secondary ovum, then after that this ovum will converted into the definitive ovum। ठीक है, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में आ गई, और इतना ही नहीं, फेलोपियन ट्यूब में आ गई, बट क्या होगा, स्पर्म भी आना चाहिए, और स्पर्म आकर जब फेलोपियन ट्यूब में हुआ, ओवम को टच करेगी ना, तब ये ओवम क्या होगा, डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप मुझे बताइए कि जितने भी सेकेंडरी ओवम हैं वो सारा सेकेंडरी ओवम डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट होगा, ऑल सेकेंडरी ओवम विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेफिनेटिव ओवम। गाइस आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए आपको, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल है वो अनमैरिड है और उसको ओव्यूलेशन तो हो रहा है ना, बट मान लो कि वो 20 ईयर्स और 25 ईयर्स में जाकर वो शादी करी, तो ओव्यूलेशन तो उसको प्यूबर्टी एज के बाद होने लगेगा। ठीक है, बट स्पर्म कब मिलेगा, जब वो मैरिड होंगी, मैरिड होने के बाद जब वो बेबी प्लान करेंगी, उस टाइम पर स्पर्म आकर मीट करेगा ना। इसका मतलब मान लिया किसी को अगर 4 बच्चा है तो डेफिनेटिव ओवम कितना बना होगा, 4 बना होगा, अगर कोई एबॉर्शन वगैरह नहीं करवाई है तो। अगर कोई एबॉर्शन वगैरह करवाए तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी को 4 बच्चा है तो उसको कितने डेफिनेटिव ओवम बना होगा, 4 डेफिनेटिव ओवम बना होगा। क्यों, क्योंकि 4 बच्चा है तो 4 बार फॉलिकल भी आया होगा और 4 बार क्या हुआ, स्पर्म भी आकर फॉलिकल को टच किया होगा, तब जाकर क्या बना होगा, डेफिनेटिव ओवम बना होगा। ठीक है, अब यही हम यहां पर बताएं कि इफ no sperm will come then secondary ovum never get converted into the definitive ovum। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एनाटॉमी किसका, स्पर्म का। अगर सिंपल में देखें तो स्पर्म में एक हेड होता है, एक ये वाला जो पोर्शन है ये मिड पीस होता है और ये टेल होता है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो स्पर्म का जो ये आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर, ये क्या है, एक्रोसोम है। ठीक है, ये क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद यहां पर नीचे ये नेक पे ना सेंट्रियोल है, और ये सारा एरिया जो है ना, यहां पर क्या होता है, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये नीचे वाला टेल वाला पोर्शन में क्या, एक्सियल फिलामेंट है। तो ये बेसिक एनाटॉमी है स्पर्म का, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप फर्टिलाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज बता देते हैं आपको, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है गाइस, व्हाट इज दिस मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अब अगर हम मोटाइल की बात करेंगे ना, तो हु कैन मूव, सिंपली हु कैन मूव। ठीक है, ये क्या होगा, मोटाइल होगा। जैसे कि स्पर्म अपने आप मूव करती है ना, वेजाइना से जाकर फेलोपियन ट्यूब में हुआ जो पड़ा हुआ वहां पर ओवम है, वहां तक अगर जाती है तो वो मूव कर रही है ऑब्वियसली, तो ये क्या हुआ, मोटाइल हुआ। नॉन मोटाइल क्या होता है, वो कैन नॉट मूव, राइट, कैन नॉट मूव। सिंपल में हम कोई लॉन्ग टर्म या कोई हम फैंसी वर्ड नहीं यूज करें। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ओवम,
ओवम खुद से नहीं चलता है, ठीक है। तो ओवम कैसे, ओवेरी से सर अगर ओवम ओव्यूलेट होता है ओवेरी में, तो फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंच जाता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम एक चीज आपको बता दें कि जो इन्वायरमेंट है यूट्रस का, जो यूट्रस का इन्वायरमेंट है, ये अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है गाइस। तो यूट्रस का इन्वायरमेंट जो है ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और इन्वायरमेंट ऑफ वेजाइना, वेजाइना का इन्वायरमेंट क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। अब जैसे आप ये इमेज में देखिए, ये पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये क्या है, वेजाइना है। तो ये पोर्शन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और ये है हमारा यूटेराइन कैविटी, तो ये पोर्शन क्या होगा, अल्कलाइन होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? तो पहले हम क्या देख लेते हैं, हम एसिडिक वेजाइना का हम देख लेते हैं, ठीक है। एसिडिक इन्वायरमेंट, ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करती है ना, वेजाइना का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है ये क्या करती हैं, तो ये डिफरेंट माइक्रोब्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट माइक्रोब से बचाने का काम करती है, ठीक है। वेजाइना इज एसिडिक बिकॉज एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प्स, एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प्स द वेजाइना फ्रॉम द माइक्रोब्स, ठीक है। क्या करते हैं, माइक्रोब से बचाते हैं। और अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ठीक है। अब सिंपल में आप यहां पर देखिए, ओवम कहां पे होगा, ओवेरी में होगा। अब ओवम को कहां आना पड़ेगा, यहां पे फेलोपियन ट्यूब में आना पड़ेगा, एम्प्यूला में, ठीक है। तो ये कैसे आती है। और स्पर्म कहां पे डिपोजिट होता है, तो स्पर्म डिपोजिट होता है वेजाइना में, ठीक है। स्पर्म डिपोजिट होता है वेजाइना में। और इसको फर्टिलाइजेशन होने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, वेजाइना से लेकर उसको फेलोपियन ट्यूब तक आना होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या पढ़े हैं, अब इसमें देख लीजिए, अब यहां पर रहेगा, यहां पे रहेगा ओवम, यहां पे रहेगा ओवम, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। और इसको कहां पे आना पड़ेगा, यहां एम्प्यूला में आना पड़ेगा, ठीक है। कहां पे आना पड़ेगा, एम्प्यूला में, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ओवम ज्यादा ट्रैवल करती है या कम ट्रैवल करती है, तो ओवम ट्रैवल करती हैं कम, ओवम ट्रैवल्स लेस, ओके। ओवम किस टाइप का सेल है, तो ये इमोटाइल सेल है या नॉन मोटाइल सेल है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना होता है ओवम का, तो 12 से लेकर 24 आवर्स तक, ठीक है। ओवम कितने देर तक सस्टेन कर सकती है एम्प्यूला में, तो 12 से लेकर 24 आवर्स तक, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्पर्म को इतना ज्यादा ट्रैवल करना होगा, तो स्पर्म ट्रैवल मोर और लेस गाइस, स्पर्म ट्रैवल्स मोर, ठीक है। और स्पर्म इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, स्पर्म इज मोटाइल, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 48 आवर्स मिनिमम होता है, ठीक है। और इट्स डिपेंड्स, ओके, 48 आवर्स एट लीस्ट, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और बताइए मुझे कि वन इजैक्यूलेशन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पर्म डिपोजिटेड इन द वेजाइना, अगर एक बार इजैक्यूलेट करता है मेल, तो कितने नंबर ऑफ स्पर्म होंगे जो वेजाइना में डिपोजिट होगा। तो अगर आप लोग 10,000 5,000 सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये क्या होता है 200 to 500 मिलियन, 200 to 500 मिलियन। तो जब आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, एक्चुअली में आप लाखों और करोड़ों में एक हो, क्योंकि 200 to 500 मिलियन स्पर्म से एक ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वन इजैक्यूलेशन में कितना स्पर्म डिपोजिट होता है, 200 to 500 मिलियन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ओव्यूलेशन का भी। ओव्यूलेशन हुआ, यहां पर आप ये इमेज भी जाना पहचाना लग रहा है, जी बिल्कुल, हमने ये कहां पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। अब यहां पर ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन द डे ऑफ 14th डे ऑफ द साइकिल, हमने पढ़ा है ये। आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम वेंट टू, ओवम कहां जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है।
और व्हिच गोनाडोट्रोपिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो हमारे पास दो गोनाडोट्रोपिन हैं जो एंटेरियर प्यूटिटरी सिक्रीट्स करती हैं, एलएच और एफएसएच। तो ओव्यूलेशन कौन करवाता है? जब एलएच का लेवल हाई होता है तब जाकर होता है ओव्यूलेशन, सो एलएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कॉमन है। चलिए अब गाइज ये फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन अगर हम सिंपल में बोले ना तो इज अ फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन is a fusion of male gametes plus female gametes, female gametes। यानी कि मेल गैमेट्स क्या है? सॉरी, मेल गैमेट्स क्या है? स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवम, ठीक है। तो ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज ऑफ स्पर्म एंड ओवरी। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं आप अपने आप से। इसी का थोड़ा सिंथेसाइज फॉर्म में थोड़ा अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन ही बताना हो तो आप ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं, आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है भाई फर्टिलाइजेशन का? हमने बार बार पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला कहाँ पे होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में होता है और ये सबसे बड़ा पार्ट भी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट भी है। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या है भाई? जाइगोट इम्ब्रियो है, बट कौन सा इम्ब्रियो है? यूनिसेलुलर इम्ब्रियो है। ठीक है, यूनिसेलुलर जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर इम्ब्रियो है। ठीक है, सिंपल में। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम, यानी कि ओवम जो है, आप इस इमेज में देखिए, आप इस इमेज में देखिए, ओवम जो है वो यहां पर है और इसको आना है कहां पे? एम्प्यूला में आना है। तो ये यहां से यहां तक कैसे डिस्टेंस कवर करेगी? ठीक है, तो एक तो होता है ओवम के पास स्वीपिंग मेथड। ठीक है, ये स्वीपिंग मेथड क्या होता है सर? तो ओव्यूलेशन होता है कितने दिन पे? ओव्यूलेशन होता है कितने दिन पे? 14 डेज पे। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है ना, ओवम जो है, ओवम जो है वो सरफेस ऑफ ओवेरी पे, यानी कि ओवेरी के सरफेस पे क्या आ जाता है? ओवम आकर गिर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब सरफेस ओवेरी के सरफेस पे जब ओवम जो है ना, ओव्यूलेट होकर ओवम जब निकलता है ना, तो सडनली क्या होता है, जो फिम्ब्रिया जो होता है ना, फिम्ब्रिया जो हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हम पढ़े थे फिम्ब्रिया, वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि सडनली फिम्ब्रिया of fallopian tube become active and start sweeping ovary, start sweeping ovary। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मान लो कि ये ओवेरी है और ये फिम्ब्रिया है। ठीक है, अब यहां से ओव्यूलेशन हुआ और ओवम निकला, तो सडनली ये फिम्ब्रिया जो फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिया वो क्या करने लगा? ऐसे स्वीपिंग करने लगेगा पूरा। ठीक है, यानी कि मालिश, मसाज करने लगेगा ओवेरी को कि भाई जो ओवम तूने निकाला है वो ओवम हमको दे दे, इसको हमको फर्टिलाइज करवाना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करने लगता है? फिम्ब्रिया क्या करने लगता है? ऐसे स्वीपिंग करने लगता है। ठीक है, और ऐसे स्वीपिंग कराते कराते क्या होता है, जो ओवम जो है ना, ये फिम्ब्रिया पकड़ लेती है और फिम्ब्रिया क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है कहां पे? एम्प्यूला में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक आपको और इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होना चाहिए कि जो ये फिम्ब्रिया जो है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फिम्ब्रिया है वो क्या करते हैं ना, एंटायर मंथ फिम्ब्रिया इज इनएक्टिव, बट व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स फिम्ब्रिया ऑफ इन्फेंडिबुलम बिकम्स एक्टिव। फेलोपियन ट्यूब का ये फिम्ब्रिया जो है ना, ये क्या हो जाता है? इन्फेंडिबुलम का जो फिम्ब्रिया है ना, ये क्या हो जाता है? सडनली एक्टिव हो जाता है। एंटायर मंथ में फिम्ब्रिया क्या होगा? इनएक्टिव होगा, और जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या हो जाएगा? सडनली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो ये फिम्ब्रिया का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द फिम्ब्रिया इज हार्मोनिकली कंट्रोल्ड। किससे कंट्रोल? कौन कंट्रोल करके रखता है भाई इसको? तो इसको एलएच और इस्ट्रोजन, एलएच इस्ट्रोजन एंड और भी कुछ मसल्स वगैरह है। ठीक है, ठीक है, तो
एंड अदर्स मेनली कंट्रोल बाय एलएच एंड एस्ट्रोजन। एलएच एंड एस्ट्रोजन क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है किसको, फिम्ब्रियल मूवमेंट को। जो फिम्ब्रिया मूवमेंट हो रहा है ना उसको कौन कंट्रोल करता है, तो एलएच एंड एस्ट्रोजन कन्वर्ट करता है मेनली, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी डिस्कस्ड ओवम इज इमोटाइल, सो फेलोपियन ट्यूब हैज टू पिक अप द ओवम, अदरवाइज ओवम कुड लॉस्ट विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। हमने क्या पढ़ा है कि ओवम जो होता है वो इमोटाइल होता है, ओवम खुद से स्पर्म की तरह ट्रैवल नहीं कर सकता। जब वो खुद से ट्रैवल नहीं करेगा तो क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब को कैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिया है ये, और ये क्या है, ओवरी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। अगर फिम्ब्रिया कैच नहीं किया ना तो उस कंडीशन क्या होगा, जो ओवरी के सरफेस पे जो गिरा है फेलोपियन ट्यूब ना, हो सकता है कि ये पेरिटोनियल कैविटी में भी गिर जाए, और जब पेरिटोनियल कैविटी में गिर जाएगा तो वो एक अलग सा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब को, ये जो फिम्ब्रियल पार्ट है ना, फिम्ब्रिया को क्या करना पड़ेगा, स्वीपिंग करके क्या लेना पड़ेगा, ओवम को कैच करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आता है ओवम कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा क्या होता है कि सिलियरी एक्शन भी फिम्ब्रिया में एक होता है, सिलिया, ठीक है। और ये सिलियरी एक्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये सिलियरी एक्शन क्या करती है, सिलियरी एक्शन क्या करती है, तो फिम्ब्रिया में क्या होता है, म्यूकोसल सेल का लाइनिंग होता है, म्यूकोसल सेल का लाइनिंग होता है, ठीक है, म्यूकोसल सेल का लाइनिंग होता है। अब क्या होता है, ये फिम्ब्रिया क्या करती है, फिम्ब्रिया तो स्वीपिंग करती है, फिम्ब्रिया क्या करती है, स्वीपिंग करने लगती है, ठीक है। और ये म्यूकोसल सेल भी क्या करने लगता है ना, म्यूकोसल सेल और सिलिएटेड म्यूकोसल सेल वी कैन से, ये क्या करने लगता है, ये फ्लूइड करेंट्स प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जब फ्लूइड करेंट्स प्रोड्यूस होगा ना तो ओवम को क्या होगा, स्वीपिंग प्लस फ्लूइड करंट्स, जब फेलोपियन ट्यूब में जो सिलिएटेड सेल्स है वो जब फ्लूइड बनाने लगेगा ना, तो क्या होगा, ओवम को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में क्या करेगा, एंटर कर लेगा, एंटर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो अगर अब हम कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन में हम क्या कर सकते हैं कि with the sweeping action of fimbria on the surface of ovary after ovulation and at the time of sweeping, fimbrial ciliated cell produce fluid currents which helps ovum which helps fimbria to picked up the ovum, ठीक है। तो ये है हमारा कंक्लूजन। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात अगर हम करें ना, मैकेनिज्म ऑफ मूविंग ओवम विद इन द फेलोपियन ट्यूब। अब फिम्ब्रिया ने कैच कर लिया, अब फेलोपियन ट्यूब को क्या करना है, फेलोपियन ट्यूब को एम्प्यूला से लेकर यूटेराइन कैविटी तक जाना है, ठीक है। तो वो कैसे ट्रैवल करेगी, कैसे मतलब हेल्प करेगा, तो ओवम इज मूविंग विद इन फेलोपियन ट्यूब
fallopian tube because of the peristaltic movement. Because of the peristaltic movement of fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जब फेलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि ओवम एंटायर फेलोपियन ट्यूब है ना, ओवम एंटायर फेलोपियन ट्यूब में क्या करेगा? अब मान लीजिए यहाँ पे ओवम है, यहाँ पे ओवम है, और ये ओवम को पूरा कहाँ पर आना है? यूटेराइन कैविटी में आना है। तो इसको ये कौन सा प्रोसेस से ट्रैवल करेगा? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। किससे करेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब हेल्प्स ओवम ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म डिपॉजिट कहाँ पर होता है, स्पर्म डिपॉजिट कहाँ पे होता है, और स्पर्म कैसे ट्रैवल करती है, और कौन कौन सा एंजाइम होता है सीमेंस में जो कि स्पर्म को हेल्प करता है, और सर्वाइकल चेंजेस वगैरह कैसे होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, सर्वाइकल चेंज कौन सा होता है, और सर्विक्स में कौन सा टेस्ट होता है जो हम कर सकते हैं ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके इतना लाइक्स और कमेंट्स करके आप हमको बताइए आपको ये लेक्चर कैसे लगा। ठीक है, और लास्ट में हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप मेडिकल एडमिशन के लिए अगर किसी फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं, या मेडिकल और पीजी रिलेटेड के या कोई भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं, तो आप डॉकवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।